अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वह है जो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। इस टेक्निक से पहले हमने थर्मोग्राविमेट्री को डिस्कस किया था। थर्मोग्राविमेट्री कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे, देखिए थर्मोग्राविमेट्री बेस कर रही थी, अगर आप किसी चीज़ को हीट करते, हीट करने के साथ उसके मैस में चेंज आता है। मतलब क्या गया, यहाँ मैं सिंपल सी बात लिखूंगा, अगर किसी चीज़ को आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी चीज़ का, याद रखिएगा टेम्परेचर को अगर बढ़ाते थे तो उसके मैस में चेंज आ रहा था। मैस में क्या आ रहा था, या तो कमी होती थी या ज्यादा होती थी, या अमूमन कमी आती थी। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे थे कि जिनके हीट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से मैस के अंदर चेंज नहीं आता था, मैथ्स के अंदर चेंज नहीं आता था। फिर हम क्या करते थे, उन कंपाउंड के एनालिसिस के लिए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का यूज करने लग गए। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सा काम है कि आप एक रेफरेंस मटेरियल लेते हो, एक सैंपल मटेरियल लेते हो, दोनों के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हो। क्या मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, इसको सीखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन लिख लो। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की डेफिनेशन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल इसकी डेफिनेशन है। फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, द डिफरेंस, ये असल में फ़र्क है इन टेम्परेचर बिटवीन सैंपल, इन टेम्परेचर between sample and reference material is recorded while both, जबकि दोनों के दोनों कहाँ पे रखे हुए हों, while both subjected, प्लेस क्यों है subjected in same heating program, ज़रा गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या कहता है। आपने क्या करना, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उनमें मैस का डिफरेंस नहीं आता। सो वहाँ पे हम टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। मसलन मेरे पास क्या करना है, आपने ये हमारे पास फर्नेस है, सपोज इसको इसे समझिएगा पहले, तो बाद में हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा कुछ इसके डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास फर्नेस है। फर्नेस सिंपल ज़बान में कहूँ तो भट्टी है जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास सैंपल इसके अंदर रखते हैं, दो जगह होती है इसके अंदर, एक अंदर एस और एक ऊपर हमने आर लिखा होता है। आर से मुराद रेफरेंस, कौन सी चीज़ आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हो। एस से मुराद सैंपल, यहाँ पे कौन सी चीज़ एज अ सैंपल इस्तेमाल की जा रही है, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है, सैंपल जिस चीज़ का आपने एनालिसिस करना है उस चीज़ को आपने प्लेस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने प्लेस करना है रेफरेंस को, यहाँ पे आपने रेफरेंस मटेरियल को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लगाया होता है थर्मोकपल्स। ये क्या है हमारे पास, थर्मोकपल। अच्छा, थर्मोकपल याद रखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, हम जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेफरेंस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका रेफरेंस का टेम्परेचर भी बढ़ता है और साथ में आपका सैंपल का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। इन दोनों चीज़ों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखें हमारे पास जो रेफरेंस मटेरियल आपने ऐसा चूज करना है जो कि कंसिस्टेंट हो, कोई चेंज ना है, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़े। मतलब अगर मैं यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता हूँ तो आपका रेफरेंस का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड देता हूँ तो आपके रेफरेंस का भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद होता है क्या कि सैंपल आपका जिस तरह टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपका सैंपल में रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। क्या होने शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन। अब देखें, रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ये दो तरह के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिलीज होगी जिसकी वजह से सैंपल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर कम होता है, जिसमें हीट को जज़ब किया जाता है, जिसमें हीट को जज़ब किया जाए। जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप कभी बर्फ़ को अपने हाथ में पकड़ो ना, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या होता है, ये आपके हाथ से हीट को जज़ब करना शुरू कर देता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये जो लकड़ियों को जलाते हैं, जब लकड़ी या गैस को जलाई जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहा है, कंबस्शन रिएक्शन है, जिसके नतीजे में हीट निकल रही है। अब खुद सोचिएगा, अगर तो हमारे पास रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें हीट रिलीज होगी, तो आपके सैंपल, अगर हमने सपोज कर लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें सपोज किया मैंने, यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रखा है जो फर्नेस के अंदर, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो कितना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आपका सैंपल है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने खुद दिया हुआ है, कुछ ना कुछ हीट उसमें से भी रिलीज होगी। जैसे ही उसमें से हीट रिलीज होगी तो इसका टेम्परेचर 155 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्यों हुआ, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर में राइज आता है, टेम्परेचर में राइज आएगा, ओवरऑल टेम्परेचर में भी। अगर हमारे पास होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो हमने बाहर दिया हुआ है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बाहर से टेम्परेचर को जज़ब करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर वाले से कम होता है, इस वजह से हमारे पास बाहर से हीट को जज़ब करना शुरू कर। दो कंडीशन है, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो फिर क्या होगा, और अगर एंडोथर्मिक होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, हमने इसको यूज़ क्यों किया, हम मालूम करना चाहते हैं कब इसमें चेंज आना शुरू हुआ है। जो सैंपल मटेरियल हमने यूज़ किया है, इसके अंदर कब चेंज आना शुरू हुआ है। सही, ये बात आपने याद रखनी है, ये सिंपल सी बात थी। अब इसका प्रिंसिपल देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग दो, बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक, अगर वो वाली चीज़ समझ आ गई ना, प्रिंसिपल आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है। सही है, कहता है ये उन कंपाउंड के लिए है जिनमें चेंज इन फिजिकल स्टेट नहीं आ रहा होता। मतलब चेंज इन फिजिकल स्टेट का मतलब यह है क्योंकि मास का चेंज नहीं आएगा। सही है, हम इस चीज़ को गर्म करते हैं किसी रेफरेंस मटेरियल के साथ, और चेंज इन टेम्परेचर, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस मटेरियल का टेम्परेचर 150 है, और जो सैंपल का टेम्परेचर या तो 155 होगा या 145 होगा। आप दोनों में चेंज निकालोगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज निकलेगा। इस चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल इज रिकॉर्डेड वाइल सब्जेक्टेड इन द सेम हीटिंग प्रोग्राम। एक ही हीटिंग में आपने रख के इन दोनों मटेरियल का टेम्परेचर में डिफरेंस को मालूम करना है। मालूम करने के बाद हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, उस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, और इसको हम अमूमन DTA भी कहते हैं, DTA। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। फॉर दोज कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स इन विच, जिसमें there is no change in mass, there is no change in mass, जिनमें mass का चेंज ना है, then for determination of, तो फिर हम अगर मालूम करना चाहते हैं कब चेंज आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज इन सैंपल, चेंज इन सैंपल में कब तब्दीली आती है, वी रिकॉर्ड, हम मालूम कर लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। तो फिर हम टेम्परेचर डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस, बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस। सैंपल और रेफरेंस के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस को मालूम कर रहे होते हैं। बस ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। सही, अब इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है, इन दो चीज़ों रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। ग्राफ किस तरह का बनता है, वो ग्राफ देखिएगा। हमारे पास ग्राफ इस तरह का बन रहा होगा, ये चेक कीजिएगा। हमारे पास ये ग्राफ होता है, इसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर याद रखिए किसके दरमियान में, रेफरेंस के दरमियान में और सैंपल के दरमियान में। और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल टेम्परेचर आएगा। यहाँ पे हमारे पास फर्नेस का टेम्परेचर कितना है, ये है फर्नेस टेम्परेचर।
फर्नेस टेम्परेचर, आपने जो भट्टी इस्तेमाल की है उसमें कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वो वाला है। और ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस सेल या रेफरेंस कंपाउंड। और हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन असल में रिप्रेजेंट करती है रेफरेंस को, इसको रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर तो आपका चेंज इन टेम्परेचर इस तरह कुछ आता है, आपका ग्राफ देखना, हमारे पास ग्राफ अगर कुछ इस तरह से बनता है तो इसका मतलब यह है कि पीक ऊपर की तरफ आती है, ये चेक करें, ये है पीक अबव, यहाँ पे 0 अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, या -2 है, और यहाँ पे -3 है। तो ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। अगर तो पीक आपकी इस मेन लाइन से अबव आती है तो ये आपको इंफॉर्मेशन ये दे रही होती है जो रिएक्शन हुआ है वो एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट रिलीज हुई है। ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपकी पीक आती है इस बेस लाइन या मेन लाइन के नीचे इस तरह, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर पीक आपकी नीचे की तरफ आती है, क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये दो बातें आपने याद रखें। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, पीक आपके अबव आएगी, एंडोथर्मिक के लिए हमारे पास पीक बिलो आ रही होती है। सही है, आप क्योंकि डिफरेंस मालूम कर रहे हो तो रेफरेंस सेल में और इसके दरम्यान में माइनस सैंपल, अगर अबव आती है पॉजिटिव होगा, नीचे आती है तो हमारे पास नेगेटिव होगा। ये दो बातें याद रखें क्योंकि डिफरेंस हम मालूम कर रहे होते हैं। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चंद एक बातें और देख लीजिएगा हमारे पास, वो ये है कि कौन कौन से हमारे पास, देखें हमारे पास जो प्रोसेस हैं, रिएक्शन है, वो दो तरह के हैं। प्रोसेस कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं। या तो कुछ एंडोथर्मिक हो सकते हैं, एंडोथर्मिक हो सकते हैं। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करता हूं तो चंद एक चीज़ें याद रखिएगा। एंडोथर्मिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो पहले नंबर पे हमारे पास डी कंपोजिशन हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो फ्यूजन वेपोराइजेशन, मेल्टिंग, ETC। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसके अंदर हीट जज़ब होती है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, जज़ब होती है। और इसमें हमारे पास क्या होता है जी, आपका ग्राफ जीरो से नीचे की तरफ आता है। इसमें क्या होता है, ग्राफ प्रेजेंट बिलो जीरो, ग्राफ ग्राफ मौजूद होता है बिलो जीरो से नीचे की तरफ ग्राफ मौजूद होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास सेकंड तरह के जो प्रोसेस हैं, वो है एक्सोथर्मिक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट आपकी इवॉल्व हो, हीट आपकी रिलीज हो। सही, इसमें हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, केमियोजॉर्प्शन, इसमें क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं, और केमियोजॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन को भी केमियोजॉर्प्शन। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। तीन एग्जांपल आ गई एक्सोथर्मिक की। और इस तरह के केस में हमारे पास ग्राफ देख लो कहाँ पे आता है, above the zero, ग्राफ इज प्रेजेंट, ग्राफ मौजूद होता है above जीरो के ऊपर ग्राफ मौजूद होगा। भाई ये बातें आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास सिंपल सी इंट्रोडक्शन, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, ये बात बेसिक वाली आपने याद रखनी है। हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, एक स्क्रीनशॉट ले लो।